हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में। ये वीडियो आर ओ के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। ये आई कैन से कि ये ना गोल्डन कंटेंट वाली वीडियो है और इसमें वीडियो में कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक कंटेंट को लाया गया है। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1 घंटे का कंटेंट मात्र 10 मिनट में इसमें कवर कराया गया है। और विश्वास नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को देखें और उसके बाद विश्वास करें। ठीक, बिना किसी देरी के आइए हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं मुग़ल कालीन प्रशासन के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाया था, प्ले लिस्ट में जाके देखना, जिसमें कंप्लीट मुग़ल कालीन मात्र 50 मिनट में कवर कराया है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने जो है राम सीता की आकृतियों वाले राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? ये चलवाए थे अकबर ने। किसने चलवाए थे? अकबर ने। ठीक, और एक क्वेश्चन और, अकबर के समय ही तुलसीदास का जन्म हुआ था या अकबर के समकालीन ही तुलसीदास थे? और तुलसीदास ने ही जो है रामचरितमानस का रामचरितमानस को लिखा था। ठीक है, और रामचरितमानस, एक क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस जो किस भाषा में था? और ये जो है आपका अवधी भाषा में था। 3-4 क्वेश्चन बता दिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल प्रशासन में प्रचलित तांबे का सिक्का जो है क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था दाम। क्या कहलाता था? दाम। इंपॉर्टेंट है, तांबे का प्रचलित सिक्का जो है दाम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, तो जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था या क्या था? ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है जो बटाई शब्द है इसका मतलब होता था लगान निर्धारण की अवधि। क्या? लगान निर्धारण की अवधि। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ कह रहा है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में जो है मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था माहम अनगा के द्वारा। ठीक, माहम अनगा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये था भू राजस्व। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट ने जो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं बात करें औरंगजेब की, अगर हम बात करें तो औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो दारू को जो है छूता तक नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं पीता था। और इसके साथ इसके कानून जो है सारे के सारे जो मुस्लिम जो कानून व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म की कानून व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रशासन चलता था। ठीक, और औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसके शासन में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और सबसे कट्टर भी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विदेशी यात्री को जो है मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ये किया गया था निकोलाओ मनुची को। किसको? निकोलाओ मनुची को जो है चिकित्सक था, ये विदेशी चिकित्सक था और इसको जो है मुगल सेना में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सेना में जो है मुगल काल में जो है सेना का प्रधान कौन था? ये था मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। अब यहाँ पे बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाला राजा था अकबर। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे बात की जा रही है संस्थापक था अकबर। ठीक, प्रारंभ किया गया था 1575 ईस्वी में। इसका अर्थ होता था, किसका? मनसबदार का अर्थ होता था पद या श्रेणी, और इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना। ठीक, एक मनसबदारी एक रैंक हुआ करती थी, बस और कुछ भी ना। अकबर ने स्टार्ट किया था 1575 में स्टार्ट किया था। और अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो किस पर आधारित थी? ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी।
मंगोलों की दशवल्लभ पद्धति के आधार पर थी। मंगोलों से एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जब बाबर भारत में आया था तो बाबर का पिता जो है तैमूर वंश से संबंधित था। भाई माता की बात की जाए, माँ जो है मंगोलों से संबंधित थी, मतलब मंगोल वंश से संबंधित थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में जो है राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था जागीर। क्या? जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में दू अस्पा, इसका शाब्दिक अर्थ था जिनके पास 2 घोड़े थे, तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े थे। व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? ये था जहांगीर। जहांगीर ने जो मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा व्यवस्था को लागू किया था। 2 अस्पा का अर्थ होता 2 घोड़े वाले सैनिक, ठीक है ना, और सिंह अस्पा का मतलब होता था जिनके पास जो 3 घोड़े हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, और सवार जो है उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक हुआ करता था। ठीक, लास्ट में यहाँ पे कह रहा है मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और इसमें जो मुगल कालीन उच्च अधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, विभाग है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका उच्च अधिकारी है। ठीक है ना, कौन से विभाग का कौन सा उच्च अधिकारी था? जैसे बात करें अगर हम दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा का जो उच्च अधिकारी हुआ करता था ये सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करता था। ठीक, दीवाने वजारत की बात करें तो इसका जो काम था लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि से संबंधित था। वही बात करें दीवान ए कजा, क्या नाम है? दीवान ए कजा, इसका संबंध जो है न्याय विभाग से था, काजी उल कुजात से। दीवान ए वरीद का संबंध जो था ये गुप्तचर विभाग वरीद ए ममालिक के अधीन था। और वही बात करें दीवान ए आरिज की अगर हम बात करें तो ये जो है ये सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख से संबंधित था। वही बात करें दीवान ए रिसालत जो है और मुहतसिब, ये जो है विदेश विभाग से संबंधित था। इसमें जो है ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वकिया नवीस की अगर हम बात करें तो यह समाचार लेखक होता था, और खुफिया नवीस की बात करें तो यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। ठीक है, दरोगा ए डाक की बात करें तो यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, और इसके द्वारा जो है अतिरिक्त पत्र व्यवहार का भी प्रभारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीवान ए तन, इसका संबंध जो था यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। तन से याद कर लो, यहाँ पर वेतन में तन और दीवाने तन में तन। ठीक है ना, तो यह जो वेतन और जागीरों से संबंधित जो भी मामले होते थे उनका निपटारा करता था कौन? दीवाने तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीर आतिश, क्या नाम है? मीर आतिश, यह जो है शाही तोपखाने का प्रधान हुआ करता था, और मीर ए बहर, इसका संबंध जो है यह जल सेना का प्रधान होता था। हर कारा की बात करें तो ये जो है जासूस व संदेश वाहक दोनों होते थे। कौन? जासूस होता था और संदेश वाहक भी होता था। नेक्स्ट बात करें वितिक्ची जो है अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी जो है नियुक्ति की थी। यहाँ पे हम बात करें मुशरिफ के बारे में, मुशरिफ, ठीक है, तो मुशरिफ जो यह यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बयूतात का जो संबंध है यह शाही कारखानों का अधीक्षक हुआ करता था। ठीक है ना, तो ये नीचे हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में। ठीक है ना, मुगल काल से संबंधित है, तो हम इसी वीडियो में इसे कवर कराने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद था?
पंचतंत्र। देखो पंचतंत्र का नाम आया तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था ओरिजिनल में, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। सबसे अधिक बार ये अनुवाद किया गया, सबसे अधिक जो है यह विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, करीबन 40 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वहीं जब इसका जो है मुसलमानों के द्वारा अनुवाद किया गया था तो इसका नाम जो है अनवर ए सुहेली नाम से अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। जितने भी पंचतंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कथन थे, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नाउ अब हम बात करते हैं मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फारसी थी। और मुगल काल में जितने भी जो महान ग्रंथ थे, ठीक है ना, उनका जब अनुवाद किया गया था वो ज़्यादातर का अनुवाद फारसी भाषा में ही किया गया था। यहाँ पे बात की जा रही है औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था। औरंगजेब जो है बीड़ा बजाता था, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। यह क्वेश्चन बनता है कि हुमायूंनामा जो नामक पुस्तक है किसने रचना की थी। गुलबदन बेगम ने रचना की थी और ये गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी और हुमायूंनामा जो है हुमायूं का आत्मकथा थी, ठीक। और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम और बाबर का पुत्र ये हुमायूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में किसको जो है आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है। ये कहा जाता है मोहम्मद रिजा खां को। किसको? मोहम्मद रिजा खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा, क्या नाम? दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन है किसके द्वारा किया गया? ये किया गया अब्दुल समद के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है राजकवि और शासक, ठीक। तो जैसे अगर हम बात करें मुल्ला गजाली मसदरी की बात करें तो ये अकबर के शासन काल में था राजकवि। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो राजकवि था तालिब अमूली और शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो राजकवि था अबू तमिल कलीम। और शाहजहां की बात की, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी जो है कादसी था। आई कैन से कि शाहजहां के शासनकाल में राजकवि अबू तमिल कलीम था और कादसी था। जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो यहाँ पे था राजकवि तालिब अमूली और अकबर के शासनकाल की बात करें तो ये मुल्ला गजाली मसदरी था, ठीक। यहाँ पे आगे कह रहा है कि मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है हमजनामा है। बात करें अगर नस्तलिख की, तो नस्तलिख क्या है? तो यहाँ पे नस्तलिख के बारे में कहा गया है कि यह जो है एक प्रकार की फारसी लिपि, यह एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। आगे कह रहा है कि मुगल शैली चित्रकला का जो प्रारंभ है किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था हुमायूं के शासनकाल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह कहाँ पे स्थित था? ये लखनऊ में स्थित था, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं इसे भी। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद का निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली जो है आगरा के किले की मोती मस्जिद और जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी, ठीक है ना। और दूसरी की बात की जाए तो ये लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है, ठीक है ना, जिसमें जो है विशालकाय दरवाज़ा है और ऊंची पतली मीनारें हैं और अनेक गुंबद, ठीक है ना, अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। ये जो बात की जा रही है दिल्ली की जामा मस्जिद की, शाहजहां के द्वारा निर्माण की गई, ठीक है ना। और अगर हम बात करें लाल किला की, शाहजहां के द्वारा निर्माण की गई, ठीक है ना। और आगरा का जो लाल किला है, आगरा का किला या लाल किला जो बोलते हैं, उसके अंदर में एक मस्जिद बनी है जिसका नाम मोती मस्जिद है और इसका निर्माण भी जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया। यहाँ पे अंत में कह रहा है कि हुमायूं के मकबरे, ठीक है ना, जो दिल्ली में जो है पहली बार चार भाग पद्धति का प्रयोग किया गया था और दोहरे गुंबद का जो है निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुगल कालीन
स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। ठीक, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मान के चलो कि अगर मध्यकालीन भारत से कोई क्वेश्चन बनता है स्थापत्य जो कला से संबंधित, तो यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक, जैसे यहाँ सबसे पहले बात की गई इमारत, और इमारत कहाँ पे बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई। ठीक है ना, शेर शाह मकबरा सासाराम बिहार में बना है, बहुत ही सुंदर बना है, देखा है मैंने। और ये एक झील, जैसे ये झील है, झील के बीचों बीच बना है, और ये इस प्रकार से रास्ता है इसके तक पहुँचने का, बहुत ही सुंदर बना है। और ये सासाराम का मकबरा जो है शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। और इस मकबरे की विशेषता ये है कि ये जो एक क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो है अष्टकोणीय बना है। ठीक है ना, अष्टकोणीय बना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, और ये शेरशाह ने बनवाया। ठीक, अब हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया, और ये हाजी बेगम ने बनवाया। जहांगीर का महल या जहांगीरी महल जो है फतेहपुर सीकरी में बनाया, और ये अकबर ने बनवाया। ठीक है ना, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक क्वेश्चन और बनता है, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहांगीरी महल आगरा में बनाया गया अकबर के द्वारा। अकबरी महल आगरा में बनाया अकबर के द्वारा। और आगरा का किला, ठीक है ना, आगरा का कई बार लाल किला भी बोल देते हैं, और ये भी आगरा में बनाया और अकबर के द्वारा बनवाया गया है। आगरे के किला के बीच में, जैसे आगरा का किला ये बन गया, ठीक है ना, और इसी के बीच अंदर परिसर में जो है एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया, किसने? शाहजहां ने। ठीक, इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया गया। ठीक है ना, वहीं बात करें पंचमहल की, पंचमहल का दूसरा नाम हवा महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया, और मरियम महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया, और जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में जो है, फतेहपुर सीकरी में भी एक जामा मस्जिद है जो अकबर के द्वारा बनवाई गई है। ठीक, बात आगे करें तुर्की सुल्तान का महल की, तो ये फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाई गई, और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर के द्वारा बनवाई गई। अकबर का किला, अकबर का किला जो है सिकंदरा में बनवाया गया जहांगीर के द्वारा। एतमादौला का मकबरा जो आगरा में बनवाया गया नूरजहां के द्वारा। और जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा लाहौर में बना है, और यह पाकिस्तान में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। वहीं बात करें दीवाने खास की, दीवाने खास आगरा में बनाए शाहजहां ने बनवाया, और दीवाने आम आगरा में बनाए शाहजहां ने बनवाया। वहीं बात करें शीश महल, खास महल, नगीना महल आगरा में बने, और इनका सभी का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा कराया गया है। इसके बाद आगे बात करें जामा मस्जिद है, मच्छी भवन है, और ये लाल किला है, ये भी आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है ना, ये लाल किला की बात करें, ये आगरा नहीं दिल्ली में बनाया है। ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया लेकिन दिल्ली में। मोती मस्जिद का आगरा का जो किला है उसके अंदर बनवाया शाहजहां ने आगरा में। जहानाबाद दिल्ली में बनवाया ये शाहजहां ने, और जामा मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में कराया, ये कराया है शाहजहां ने। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दीवाने आम और दीवाने खास दिल्ली में बनवाया शाहजहां ने। ठीक, अब हम अंतिम पेज की बात करेंगे, और अंतिम पेज पे जो मुगल कालीन साहित्य के बारे में यहाँ पर बात करनी है। जैसे मुगल कालीन साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुस्तकों को पढ़ेंगे, किस भाषा में लिखी गई और इसका पुस्तक का लेखक कौन है। देखो एक क्वेश्चन मैंने बताया था, और ये बताया था कि मुगल कालीन भाषा में, मुगल कालीन समय में उनकी राज्य की भाषा फारसी थी, और जितने भी अनुवाद किए गए थे वो सारे के सारे, लगभग सारे के सारे जो है फारसी भाषा में कराए गए थे। ठीक है ना, और यहाँ भी आप देख सकते हैं केवल एकमात्र पुस्तक है तुजो के बाबरी, ठीक है, बाबर नामा के है, और ये बाबर ने लिखी है और तुर्की में लिखी गई है। बाकी की सारी भाषाएं, सारी पुस्तकें जो है फारसी भाषा में लिखी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें रामायण की, रामायण का अनुवाद किया गया फारसी में बदायूनी ने, भगवद गीता का अनुवाद किया गया फारसी में राजा टोडरमल ने, और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया गया फारसी में दारा सुको के द्वारा। वहीं बात करें अथर्ववेद, अथर्ववेद का भी
अनुवाद किया गया फारसी में सरहिंदी के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया, ये किया मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने, ठीक है। लीलावती का भी, ये गणित की पुस्तक थी, ठीक है ना, और लीलावती जो फारसी में अनुवाद की गई फैजी के द्वारा। कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा। बाबर उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया गया दारा सिकोह के द्वारा। और अकबरनामा का जो है अकबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा। वही बात करें बाबरनामा की, तो बाबरनामा का भी अनुवाद किया गया फारसी में अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। और हुमायूंनामा का जो फारसी में अनुवाद किया गया गुलबदन बेगम के द्वारा। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आप लगा लें यहाँ पर। देखो जनरली जो है सारे के सारे फारसी में अनुवाद किए गए, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है, रीजन ये तुर्की भाषा में है। और इस क्वेश्चन में इसमें पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा रचित आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या फिर आएगा नाम बाबरनामा का किस भाषा में लिखा गया, और ये तुर्की भाषा में लिखा गया। याद कर लेना, देखो इसको कैसे याद करना है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक में तात के लिए और तुर्की में ता है, ठीक है ना, ता है, तो तुजुक और यहाँ तुर्की, और दोनों पे छोटे ओ की मात्रा है, तो तुजुक, ता से तुजुक, ए बाबरी और ता से तुर्की, इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है ना, आराम से याद हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें तुजुक ए जहांगीरी फारसी में लिखी गई है जहांगीर के द्वारा, और ये मोहम्मद खां के द्वारा और मोहम्मदी हादी के द्वारा। मुंतखब उल तवारीख का जो वर्णन किया गया फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। और इकबाल नामा ये जहांगीरी का जो है अनुवाद किया गया फारसी में, और ये किया गया मोहम्मद खां बख्शी के द्वारा, ठीक। वही बात करें मासरे जहांगीरी का फारसी में अनुवाद किया गया ख्वाजा कामगार के द्वारा। तवाकत ए अकबरी का फारसी में अनुवाद किया गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहां नामा का फारसी में अनुवाद किया गया इनायत खां के द्वारा। और जो है नुस्खा ए दिलकुशा ये जो है फारसी में लिखी गई खफी के द्वारा, ठीक है। वही बात करें आलमगीर नामा फारसी में लिखी गई मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा। और मासिर ए आलमगीरी का निर्माण किया गया साकी मुस्तैद खां के द्वारा। वही बात करें फतवा ए आलमगीरी का जो वर्णन किया गया फारसी में या लिखी गई है शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। और पातशाहनामा भी डबल स्टार क्वेश्चन है, इसको फारसी में लिखा गया मोहम्मद अमीन के द्वारा। अब हम बात करते हैं मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा था, ये है अकबर का मकबरा। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा ये अकबर का मकबरा है। अब हम बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का जो चलन आरंभ हो गया था। और इसी सजावट की पद्धति को जो है पित्रादुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्रादुरा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्रादुरा क्या है। ये जो है जो मीनारें बनाई जाती थी उस पर फूल पत्तियों के द्वारा, फूल पत्ती नहीं थी बल्कि पत्थर पे फूल पत्तियों की डिजाइन की जाती थी और उसमें रंग भी भरे जाते थे, और इसी को पित्रादुरा कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में जो सबसे अधिक पुस्तकों की रचना और औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक भारतीय साहित्य था उसका अनुवाद किया गया था, ठीक है ना। जैसे रामायण है, महाभारत है, इन सभी पुस्तकों का जो सबसे अधिक अनुवाद किया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसके दरबार में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है ना। औरंगजेब कभी दारू नहीं पीता था। औरंगजेब का शासन जो है ये शरिया के कानून के अकॉर्डिंग चलता था, और औरंगजेब सबसे बड़ा कट्टर मुसलमान था। अब हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, जैसे मकबरे का निर्माण जो 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था, जबकि भारत में पहला बार युक्त जो है मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है
इस मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है और हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम थी, हमीदा बानो बेगम थी, हुमायूं की छोटी बेगम थी, दारा शिकोह था और जहांदार शाह था, फारूक सियर था और रफ़ी उद दरजा था और आलमगीर द्वितीय था। ठीक है ना, ये सारे लोगों को यहाँ पे दफनाया गया था। आगे बात करें दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से भी जाना जाते हैं और उसके 3 शहजादों को जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर दिया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें, इनको जो है रंगून भेज दिया था अंत समय में। ठीक है ना, रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनका मृत्यु हो गई, वहीं पर इनका मकबरा है। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में सबसे अधिक समय पे, ये करीब 80 साल से ऊपर के थे, 82 साल के थे, 82 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है ना, इन्होंने जो 1857 की क्रांति था इसमें इन्होंने भाग लिया था और इसके साथ अगर हम बात करें, इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों को और इनको जो है गिरफ्तार करके जो है दिल्ली के लाल किला में डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में जो है प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था नादिर उल उसर के द्वारा। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार, इनका नाम है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो कहाँ पर स्थित है, और ये ग्वालियर में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम बन जाता है। नेक्स्ट करा है रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना जो है केशवदास ने किसने की थी? केशवदास ने। वही बात करें फतेहपुर सीकरी के बारे में, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो 15 वर्षों में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण भवन है। फतेहपुर सीकरी में कई एक भवनों का निर्माण किया गया, अकबर ने निर्माण किया गया। फतेहपुर सीकरी में एक सबसे इम्पोर्टेंट है ये बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। बाकी अन्य जो भवन है उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे खास महल है, हवा महल है, हवा महल को पंचमहल भी के नाम से भी जानते हैं। हिरन मीनार है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, जोधाबाई का महल है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, पंचमहल है। ठीक है ना, बुलंद दरवाज़ा सबसे इम्पोर्टेंट है और बीरबल का महल भी है। ठीक है, वहीं बात करें मुग़ल चित्रकारी के बारे में, तो इसके जो है शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, जहां पे जहांगीर के शासन में। ठीक है ना, और वहीं बात करें मुग़ल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? ये भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। वहीं बात करें पित्रा दोरा तकनीक का प्रयोग जो किसके मकबरे में हुआ था? जो ईरानी वहीं अगर हम बात करें कि पित्रोद्रा तकनीक का प्रयोग जो है किसके मकबरे में हुआ था? ठीक है ना, और ये मकबरा था ईरानी शैली में हुआ था, ये एतमादुद्दौला का मकबरा था। ठीक है, वही बात करें पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुग़ल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित करते थे। और आगे यहाँ पे कह रहा है संस्कृत में अल्लोयद नामक छोटे उपनिषद की रचना जो है किसने करवाई थी? ये करवाई थी अकबर ने। ठीक, मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य को एक ही वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और अगर आप विश्वास मानिए RO के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अवश्य देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।